हरिद्वार से आए। हम निलंगे से आए, लातूर जिला। लातूर महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र। कहाँ से आई हैं आप लोग? जय श्री राम, गुजरात से। हैदराबाद से? हैदराबाद से आया है। कहाँ से आई हैं? नेपाल है। नमस्कार। रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है और भक्तों के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और अयोध्या से सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि भी। आज मंदिर के बाहर भारी भीड़ है और भक्तों की लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। कल 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं और सीएम योगी ने अधिकारियों और ट्रस्ट के लोगों के साथ लगातार बैठक भी की है। आपको बता दें, अयोध्या जाने वाली सभी बसों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। बसों पर रोक लगा दी गई है और हालात को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और ट्रस्ट के लोगों के साथ बैठक करते हुए कई बड़े फैसले भी लिए हैं और बड़ी खबर यही है कि कल 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं और अभी भी मंदिर के बाहर भारी भीड़ है। तो रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है। ये देखिए 4 तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं। रामलला की सुबह आरती हुई है। सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। अयोध्या जाने वाली बसें फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि अयोध्या में जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी कहीं ज्यादा राम भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भीड़ को मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती हो रही है पुलिस प्रशासन के लिए। इसीलिए फिलहाल जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें अयोध्या जी आने के लिए मना किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं रामलला मंदिर के अंदर का आज का वीडियो। आज भी पूरे विधि विधान के साथ रामलला की आरती की गई है और आज आम लोगों के दर्शन का दूसरा दिन है। सुबह से हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचे हुए। ये देखिए बेहद सुंदर तस्वीर आप देख रहे हैं गर्भगृह की, जहां रामलला विराजमान है और यहां पर आज सुबह की आरती हुई है। तो अयोध्या में राम मंदिर से श्रद्धालुओं की निकासी के लिए गेट नंबर 3 को खोला गया है। आपको बता दें, बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राम मंदिर के गेट नंबर 3 से ही अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या राम मंदिर में आज भीड़ को रेगुलेट करने के लिए गेट नंबर 3 को भी खोला गया है और यहाँ से श्रद्धालुओं की निकासी हो रही है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मंदिर परिसर का गेट नंबर 3 है जिसको कि कल बंद रखा गया था, लेकिन बढ़ती हुई भीड़ को देखने के लिए और उसको ठीक से मैनेज करने के लिए इसको अभी खोल दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु अब यहाँ से भी निकासी कर सकते हैं, जो कि कल व्यवस्था नहीं थी। कल जिस गेट से एंट्री हो रही थी गेट नंबर 1, वहीं से एग्जिट भी हो रहा था और जिसके कारण एक भीड़ वाली एक परिस्थिति जो है वो पैदा हुई थी। कैसी व्यवस्था थी? जय मस्त सर, एकदम 15 मिनट में आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइन सिंगल है पूरा का पूरा, कोई भी बने परेशान इतना सा भी नहीं। यहाँ से पैदल जब 15 मिनट में दर्शन है। भीड़ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक का ही नारा, एक का ही नाम, एक का ही नारा, एक का ही नाम। कैसा दर्शन रहा? अद्भुत अद्भुत, एकदम स्वर्ग जैसा, अलौकिक। जो भीड़ भाड़ कल हो रही थी थोड़ा आपाधापी, आज कोई बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छे दर्शन। कल भी किया था मैंने। सर्वप्रथम दरबार खोले थे जब मैं सबसे पहले पहुंचा था प्रथम आरती में। उस समय कल भी दर्शन किया? आज भी किया। आपने डबलिंग कर दी? हाँ, कल तो पास से देख रहे तो कल ऐसी व्यवस्था नहीं थी। योगी जी ने रात भर में चमत्कार कर दिया। जिस रास्ते से कल जा रहे थे आज तो सब बदल दी और इतनी व्यवस्थित इत्मीनान से हम लोगों को दर्शन हुए। बांग्लादेश से आप आए? काम हो जाएगा। आया है, प्रभु का दर्शन करें, हमारा प्रभु। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंखें नम हैं, भावुक हैं, लेकिन दर्शन की खुशी है। और ये हिंदुस्तान से बाहर बांग्लादेश से यहाँ पर पहुंचे हैं और उत्साह आप देख लीजिए। तो इस तरह के श्रद्धालु आपको यहाँ मिलेंगे। कोई हिमाचल से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है, अलग अलग राज्यों से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, और सबके अंदर उत्साह यही है। उनका कहना है कि ये व्यवस्था एक ही दिन में बदल चुकी है, बेहतर हो चुकी है और आज जो दर्शन हो रहे हैं वो बहुत ही सहज रूप से हो रहे हैं। लोगों के अंदर इस बात की खुशी साफ दिख रही है। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या रुक करते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार कुंदन के साथ साथ पंकज झा और साथ ही अभिजीत ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज जी, भीड़ है, मुश्किल है, लेकिन आस्था की ऐसी खूबसूरत तस्वीर है जिसमें दर्शन करने की भी कहे जिद है।
जी हाँ, भीड़ है, लेकिन आज कल के मुकाबले स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ कल तक तिल रखने भर की जगह नहीं थी। कल के मुकाबले आज ठंड ज़्यादा है, कोहरा ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए जहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी वहाँ आराम से भक्त जो हैं एक ही लाइन में खड़े होकर के अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था जो की गई, जो मैं आपको बताऊं, कल क्या था, मैंने लोगों को देखा वो गदा लेकर के, बोरिया लेकर के, कंबल लेकर अंदर जा रहे थे, लेकिन आज 28,000 लॉकर जो हैं वो काम कर रहे हैं। उस लॉकर में मोबाइल फ़ोन, बैग, सामान वगैरह सब रखे जा रहे हैं। कुछ लोग तो कल गदा लेकर भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, सिर्फ एक सिंगल लाइन है यहाँ पर, और इसी लाइन से लोग अपनी अपनी बारी से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक लाइन लगी है, उस लाइन से वो बाहर जा रहे हैं। कल यहाँ पे बिल्कुल भीड़ थी, आपाधापी मची हुई थी, लेकिन आज स्थितियाँ बदली हुई हैं और सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, जिससे जो यात्री और जो श्रद्धालु आए हुए हैं दूर दूर से, उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। जी, कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए अयोध्या जी से। कुमार कुंदन, हमने खबर पड़ी कि जो ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की गई थी वो फिलहाल क्राउड को देखते हुए कैंसिल कर दी गई है, और जो श्रद्धालु हैं उन्हें फिलहाल के लिए अयोध्या जी आने के लिए मना किया गया है। जरा ये बताइए, इन इंतजामों के साथ कितना वक्त और लगेगा जब अयोध्या जी में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो पाएगा, श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकेंगे? फिलहाल वहां पर कैसे इंतजाम है? देखिए अंजलि, एक चीज को समझना पड़ेगा कि 20, 21, 22 मंदिर बंद था, तो इसकी वजह से जो बैकलॉग था वो कल बहुत ज्यादा था। यही वजह है कि 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमूमन अयोध्या में 75,000 से 1 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। जो आज की तस्वीर है, उस तस्वीर में भी आपको श्रद्धालु नजर आ जाएंगे, लेकिन ये सारा कार्यक्रम व्यवस्थित हो गया है। व्यवस्थित इसलिए भी हुआ है क्योंकि कल मैक्सिमम बैकलॉग क्लियर हो गया, पहली चीज। दूसरी, जो प्रतिदिन की भीड़ है वो भीड़ आपको आज नजर आ रही होगी। तीसरी बात, जो बैरिकेटिंग है वो प्रॉपर बैरिकेटिंग आपको दिख रही होगी, और पुलिस व्यवस्था कल से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। सुबह से ही पुलिस के लोग लाइन लगा के यहाँ पे लोगों को ले जा रहे हैं। कितना सिंगल विंडो सिस्टम ठीक हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। भीड़ काफी है और फिर भी बहुत प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था। आपने दर्शन कर लिया? जी, बहुत अच्छा दर्शन। कितना टाइम लगा दर्शन करने में? मात्र पौना घंटा मान सकते हैं आप, मतलब 45 मिनट में? यस, अप्रॉक्स। कोई दिक्कत नहीं हुई? आराम से चल रहे, बहुत मजा आया। अंजलि, ये जो कुछ जो परेशानी थी वो परेशानी को दूर किया गया। दूसरा, प्रशासन ने कई सारे एहतियातन ऐसे उपाय किए जिससे भी कि दर्शन का समय बढ़ा। मसलन आरती के समय पट बंद कर दिया जाता था, लेकिन आरती के समय भी अब पट खोला जा रहा है, लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। उससे क्या हुआ कि दर्शन की टाइमिंग में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जिससे कि एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शनार्थी देख पाते थे। पहले क्या होता था कि आरती के समय पट बंद कर दिया जाता था, जिससे एक बैकलॉग हो जाता था और भीड़ बढ़ती थी। तो आज वो भीड़ नहीं दिखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरह की कुछ नई व्यवस्थाएं भी की गई है। हालांकि हालात को देखते हुए ही ये बड़े फैसले भी लिए गए हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन इस बीच जो आस्था का सैलाब उमड़ा है। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अभिजीत, आपने उन लोगों से बात की जिन्होंने अलौकिक राम के दर्शन तो किए, लेकिन इस अभिभूत भीड़ के बीच में भी वो भावुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्री राम के दर्शन करना जैसे उनका जीवन सफल हो गया। जी देखिए, हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि बांग्लादेश से महिलाएं आई हुई थी, और रामलला के दर्शन करने के बाद जब वो इसी गेट से बाहर निकली तो इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों में आंसू थे। नेपाल से लोग आ रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र से बात करें, तेलंगाना से बात करें, तमिलनाडु से बात करें, हर जगह से, कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां से आपको लोग नहीं मिल रहे हों। आज परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन ये हुआ है कि व्यवस्था निश्चित रूप से बेहतर हुई है। 6 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान और उसके अलावा घने कोहरे के बावजूद लोग पैदल चलकर कई किलोमीटर से यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लोग आकर रुके हुए थे यहाँ पर, उनके उत्साह में, जोश में कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। आज आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 3 के सामने हम मौजूद हैं। गेट नंबर 3 कल बंद रखा गया था, लेकिन यहाँ से भी अब एक एग्जिट पॉइंट बनाया गया है। हनुमान गढ़ी से लोग प्रवेश कर रहे थे और एग्जिट कर रहे थे। उसके अलावा गेट नंबर 1 जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां से निकल रहे थे, जा रहे थे, लेकिन आज इस गेट को भी एग्जिट के लिए खोल दिया गया है। इससे सुविधा ये हुई है कि अब मेन गेट से एंट्री होगी और उसके अलावा लोग 3 दिशाओं से निकल सकते हैं। ये एक मैनेजमेंट किया गया। उसके अलावा अगर पुलिस बल की तैनाती की बात करें तो दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी हर 5-10 लोगों पर आपको एक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात दिखाई देगा, और वो भी लगातार वो चलते हुए रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। यानी कि क्राउड मैनेजमेंट जो है वो निश्चित रूप से बेहतर हुई है। यही वो सड़कें हैं
जो कल पूरी भीड़ से भरी थी आज भी भरी हुई है, लेकिन उसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट है उसका असर आपको साफ साफ देखने को बिल्कुल अभिजीत, और जरूरी भी है सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन की ये मुस्तैदी जो आप दिखा भी रहे वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमें। हमारे साथ पंकज झा भी जुड़े हुए। पंकज जी, जरा ये बताइए, ये तो अभी अयोध्या जी पहुंचे हुए श्रद्धालुओं की बात हुई कि वो दर्शन कब कर पाएंगे और कैसे दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो नए राम भक्त हैं जो इस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि जरा उन्हें बताएं कि पुलिस प्रशासन की ओर से क्या एडवाइजरी जारी की गई है। जो नए राम भक्त है, जो नए श्रद्धालु हैं, जो अभी तक नहीं पहुंचे अयोध्या जी, रामलला के दर्शन नहीं कर पाए हैं, वो कब से आ सकेंगे और कब से दर्शन कर सकेंगे? देखिए, देश भर से लोग जो हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन अभी जैसे मैं बताऊँ आपको, यूपी के ही अलग अलग शहरों से तो जो यूपी रोडवेज की बसें हैं जो अयोध्या आती, उन सबको बंद कर दिया गया था कल। आज देर शाम में इस बाबत मीटिंग लेंगे योगी आदित्यनाथ और फैसला करेंगे। तो मुझे लगता है कि कल के बाद से यूपी के अलग अलग शहरों से लोग आने लगेंगे, और ये यूपी सरकार ने अब तक जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 26 तारीख के बाद से देश के बाकी हिस्सों से लोग यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि 17 जनवरी से यहाँ अयोध्या आने वाली ट्रेन और बसें जो थी वो बंद कर दी गई थी। जो बताया गया है मुख्यमंत्री के कार्यालय से कि 26 तारीख से ट्रेन और बसें शुरू कर दी जाएंगी। उसके बाद देश भर से लोग यहाँ आने लगेंगे। फ्लाइट सेवा ऑलरेडी चालू है, जो अयोध्या आना चाहते हैं वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट उतरकर आ भी रहे। तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। अगले 26 तारीख के बाद से चीज़ें पूर्व रूप से व्यवस्थित हो जाएंगी, और आरती के समय अभी जो लोगों को लाया जा रहा है, श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों सहयोगियों का। अयोध्या से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे तीनों संवाददाता आप तक पहुंचा रहे थे, ताकि अब जो लालसा है आपके अंदर रामलला के दर्शन करने के लिए, थोड़ा रुक जाइए, रामलला के दर्शन आप जरूर कर पाएंगे। अयोध्या जी कब जाएंगे ये भी हमने आपको बताया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, ये जानकारी भी जान लीजिए। व्यवस्था चरमराई तो खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया, अयोध्या का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंगलवार को अयोध्या में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। दिन भर राम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। कई बार भीड़ बेकाबू होती नजर आई, लेकिन अयोध्या प्रशासन की टीम ने बेहतरीन तरीके से काम करते हुए भीड़ का नियंत्रण किया। सरकार और प्रशासन को पहले से ही भारी भीड़ होने की आशंका थी, लिहाजा कुछ विशेष तैयारियां पहले से की गई थी। इधर मंगलवार को उमड़ी भीड़ को देखते हुए सीएम योगी ने गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी प्रशांत कुमार को अयोध्या रवाना किया। सीएम योगी के आदेश पर दोनों अधिकारी गर्भगृह के अंदर तैनात दिखे। दोपहर होते होते सीएम योगी खुद भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी ने पहले राम मंदिर क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इसके बाद भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल आने वाले दिनों में भी राम मंदिर में भीड़ के कम होने का अनुमान नहीं है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण के लिए अयोध्या प्रशासन ने भी कमर कस ली है। अयोध्या में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न हो। बंगाल के राशन घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ी अपडेट है, टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर फिर से रेड हुई है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ ईडी ने रेड किए। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 125 जवान और 35 पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शाहजहां शेख के घर की तस्वीर है जहां पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। यहां पर रेड हुई है। इस बीच ये बताना भी जरूरी है कि टीएमसी के नेता शाहजहां शेख कहां है किसी को पता नहीं है, अंडरग्राउंड हो गए हैं। केंद्रीय बल के 125 जवान भी इस दौरान मौजूद रहे। इसकी वजह यह भी है कि इससे पहले इस पूरे मामले में ही ईडी पर पहले हमला भी हो चुका है। तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर फिर से रेड हुई है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर ईडी की टीम पहुंची केंद्रीय बल के जवानों के साथ रेड डालने के लिए, छापेमारी करने के लिए, और कहा जा रहा है कि शाहजहां शेख के अलग अलग ठिकानों पर ऐसे ही दबिश होगी। 19 दिनों के बाद फिर से ईडी की ये कार्रवाई हुई है। 19 दिन पहले भी ईडी ने रेड की थी और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर काफी बवाल हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में शाहजहां शेख आरोपी है और इसी सिलसिले में ये छापेमारी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण में घोटाला हुआ था। ये देखिए स्क्रीन पर आपको जानकारी भी दे रहे हैं। गरीबों को मिलने वाला राशन खुले बाजार में बेचा गया, ये पूरा मामला था और इसी मामले में ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ ये कार्रवाई की है, लुकआउट नोटिस जारी किया था। 2 तस्वीरें देखिए, राशन घोटाले में अब ईडी एक्शन में आ गई। 19 दिनों बाद फिर से रेड के लिए पहुंची है। और दूसरी तस्वीर, ईडी की टीम ने छापा मारा है। शाहजहां शेख के घर पर पहुंची ईडी और वहां ताला लटका हुआ था। ये देखिए ताला लगा हुआ था, ताले को खोला गया और अब शाहजहां शेख की तलाश की जा रही है।
और इस वक्त शेख शाहजहां के घर से आयत्रो घोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आयत्रो घोष, जरा ये अपडेट दीजिए, शाहजहां शेख कहां है, किसी को पता नहीं है। 19 दिनों बाद फिर से उनके घर पर ईडी पहुंची है कार्रवाई करने के लिए। क्या उनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति उस दौरान मौजूद नहीं था? अभी तक क्या जानकारी मिली है? हाँ देखिए, 19 दिन के बाद ये जो शाहजहां शेख टीएमसी का नेता, उनका जो मकान है, मकान पर ईडी तलाशी चल रहा है। देखिए ये जो 5 जनवरी था, ये 5 जनवरी ईडी का टीम यहाँ पर आ रहा है और उस दिन ईडी को जो टीम था, ईडी को टीम ने ऑपरेशन के दौरान ईडी का अधिकारियों पर हमला हुआ है और वो हमला के बाद ये 19 दिन से फिर से ईडी का तलाशी चल रहा है। देखिए सुबह से ये तलाशी हो रहा है, बहुत बड़ा केंद्रीय बाहिनी है यहाँ पर और अंदर जो है, अंदर के ईडी ऑफिशियल्स है, सब कुछ मिलाकर ये जो रेशन स्कैम के साथ ये शेख शाहजहां तृणमूल नेता उत्तर 24 परगना बंगाल का, ये तृणमूल नेता का कोई नेक्सस है कि नहीं, इस बारे में ईडी अधिकारी का ये तलाशी अभियान है। लगभग 2 से 2.5 घंटा हो गया, ईडी जो ऑफिशियल्स है उन लोग अंदर है और अंदर से तलाशी अभियान चल रहा है। अंजलि, शुक्रिया आपका आयत्रो पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए ईडी की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ और इस वक्त अभी भी घर की तलाशी ली जा रही है। घर के अंदर दाखिल होगी ईडी और उसके बाद वहां की तलाशी ली जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, एफआईआर दर्ज होने के बाद टीवी9 से बोले राहुल गांधी, मेरे खिलाफ एफआईआर की लिस्ट लगी है, बीजेपी वाले डरे हुए हैं। टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में राहुल गांधी ने क्या कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच टीवी9 से बातचीत में राहुल गांधी ने एफआईआर को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि मेरे खिलाफ एफआईआर की बाकायदा लिस्ट लगी है और बीजेपी वाले डरे हुए हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर राहुल गांधी मौजूद है। राहुल जी, आपके खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई असम में। भैया एक एफआईआर थोड़ी है, तो लिस्ट लगी हुई है, अब 28 केसेस हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं? वो तो होंगे ही होंगे, आप डरे हुए हैं भैया, वो डरे हुए हैं। अब मुझे काम करने दीजिए। आपका एजेंडा सर, थैंक यू ब्रदर, एक बार एजेंडा। थैंक यू। तो ये थे राहुल गांधी, बारपेटा कैंप साइट से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, टीवी9 भारतवर्ष। और वहीं इससे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा के 10वें दिन जबरदस्त हंगामा भी हुआ, नारेबाजी और सियासी ड्रामा हुआ। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मंगलवार को राहुल गांधी का काफिला मेघालय से गुवाहाटी शहर की सीमा पर पहुंचा। राहुल कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ शहर के अंदर से यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन असम पुलिस ने यात्रा को शहर के बाहर रोकने के पूरे इंतजाम कर रखे थे, जिसके बाद गुवाहाटी शहर के एंट्री पॉइंट पर कई घंटे जबरदस्त टेंशन रही। पुलिस की दलील थी कि कांग्रेस की यात्रा से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर के अंदर जाने की जिद कर रहे थे। हंगामा और झड़प इस बात को लेकर शुरू हुई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी शहर से होकर जाएगी या नहीं। असम सरकार ने शहर के अंदर यात्रा की अनुमति नहीं दी। इसी बात से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस जवानों से झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए। हंगामे के थोड़ी देर बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को एफआईआर करने के निर्देश दिए, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, असम एक शांतिपूर्ण राज्य है और इसमें नक्सली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंता ने राहुल गांधी और असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह स्पीच के 2 हिस्से को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसे भीड़ को उकसाने वाला सबूत बताया। वहीं थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने इसका जवाब भी दिया। सबसे पहले आपको सीएम हिमंता की तरफ से शेयर किए गए राहुल और जितेंद्र सिंह की स्पीच सुनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने। आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। जीत हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है। इन 2 बयानों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने भीड़ को उकसाने का सबूत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रमाण सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह ने भीड़ को असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया। निश्चिंत रहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने हिमंता के आरोपों का जवाब दिया। ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती
वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और एक बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर एक लेख लिखा है। पीएम ने कहा, इस लेख में हमारी सरकार जननायक से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। हमारी नीतियों और योजनाओं में कर्पूरी ठाकुर का विजन दिखाई देता है। कर्पूरी जी के विजन से प्रेरित गवर्नेंस मॉडल लागू किया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में इस बात का भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर के विजन को अपना मिशन मानकर पूरा करने में जुटी हुई है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने, जो उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। ये हमारी नीतियों और योजनाओं में भी दिखाई देता है, जिससे देश भर में सकारात्मक बदलाव आए हैं। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी ये रही थी कि कर्पूरी जी जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर सामाजिक न्याय की बात बस एक राजनीतिक नारा बनकर रह गई थी। कर्पूरी जी के विजन से प्रेरित होकर हमने इसे एक प्रभावी गवर्नेंस मॉडल के रूप में लागू किया है। मैं विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि पर आज जननायक कर्पूरी जी जरूर गौरवान्वित होते हैं। और कर्पूरी ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री मोदी का लेख आपने देखा है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर भारत रत्न अवार्ड देने पर खुशी जाहिर की थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। आज उनकी 100वीं जयंती है। कल देर शाम इसकी घोषणा होने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है। पीएम ने लिखा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के बड़े नेता थे और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर ने ही पहली बार बिहार में पिछड़ों को आरक्षण दिया था। कुल 12% आरक्षण में 4% पिछड़ों को और 8% अति पिछड़ों को आरक्षण देने वाले नेता कर्पूरी ठाकुर थे। उन्हें जननायक कहा जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। नीतीश ने इसके लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। नीतीश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। दरअसल नीतीश के सोशल मीडिया पर पहले जो पोस्ट किया था उनमें पीएम मोदी का जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दूसरे पोस्ट में नीतीश ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं नीतीश का पार्टी ने भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर लालू यादव का बयान, बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था। सदन से सड़क तक हमने आवाज उठाई है। हमने जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। डर से ही सही राजनीति को बहुजन सरोकार पर आना होगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के बाद अब बिहार में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जेडीयू, आरजेडी सभी के अपने अपने दावे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद आरजेडी और जेडीयू में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। जेडीयू का दावा है कि वो लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, तो वहीं ऐसा ही दावा आरजेडी भी कर रही है। लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। तो वहीं लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट कर बताया कि वो पहले से इसकी मांग कर रहे थे। वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और उपहासित वर्गों के पैरोकार महान समाजवादी नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी दशकों पुरानी मांग पूरी होने पर अपार खुशी हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान ने भी खुशी जाहिर की है और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि शोषित वंचित लोगों के हक के लिए लड़ने वाले नेता को ये सम्मान असली श्रद्धांजलि है। 36 वर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच, आज देखिए पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर जी का जो मान सम्मान मिला है, भारत रत्न की उपाधि मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसला के लिए पूरे देश की जनता और बिहार की जनता, हम सभी लोग उनके कायल हैं। वहीं एलजेपी रामविलास पार्टी के नेता और सांसद चिराग पासवान ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है और इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने भी खुशी जाहिर की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद खुशी जाहिर की। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय उनके अथक संघर्षों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस निर्णय से युवा पीढ़ी कर्पूरी बाबू के विशाल योगदान को जान पाएगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का निर्णय सामाजिक समरसता एवं गरीब कल्याण के विचार का और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का सम्मान है। इस निर्णय के लिए मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि समता और सामाजिक समरसता के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का अभिनंदन करता हूं। ये बिहार सहित पूरे देश के लिए गौरव करने वाला निर्णय है। अपने उच्चतम आदर्शों और मूल्य आधारित सार्वजनिक जीवन से भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न उचित सम्मान है। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा होने के बाद समस्तीपुर में उनके परिवार ने भी जश्न मनाया। बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले कर्पूरी ठाकुर के परिवार ने भारत रत्न देने की घोषणा होने के बाद जश्न मनाया। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी जाहिर की। क्या कहा, देखिए। कर्पूरी ठाकुर को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को नहीं सम्मानित किया। कांग्रेस की सरकार ने पटेल साहब लौह पुरुष को नहीं सम्मानित किया। गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बिहार के पूर्व सीएम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। इसे लेकर आज बिहार में तीनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू बड़े कार्यक्रम करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले से बिहार की सियासत में वैसे ही हलचल है। इस बीच आज कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह में बिहार की तीनों बड़ी पार्टियां बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाली हैं। आज पटना में होने वाले इन कार्यक्रम को लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। आखिर क्यों, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पटना में जेडीयू की बड़ी रैली है जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। इसके बाद नीतीश कर्पूरी ठाकुर के गांव भी जाएंगे। वहीं बीजेपी पटना के मिलर ग्राउंड में कार्यक्रम करने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने ग्राउंड में कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने ऐलान किया कि वो जेडीयू ऑफिस के सामने सड़क पर अपना कार्यक्रम करेंगे, जबकि आरजेडी अपने पार्टी ऑफिस के ग्राउंड में ही कार्यक्रम करेगी। इससे साफ है कि कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और आरजेडी फिर आमने सामने हैं और आज पटना में सियासत का पारा काफी हाई रहने वाला है, जिसके चलते पुलिस भी अलर्ट पर है। बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल से क्या मिलने पहुंचे? सूबे की सियासी सरगर्मी अचानक बढ़ने लगी। सवाल उठने लगी कि क्या बिहार को फिर से सियासी सरप्राइज मिलने वाला है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। नीतीश के साथ थे जेडीयू के सीनियर लीडर और मंत्री विजय चौधरी। राज्यपाल के साथ करीब 40 मिनट तक नीतीश की बैठक चली। नीतीश की बैठक से निकलते ही बिहार के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ये अटकलें कुछ समय से चल रही हैं कि नीतीश वापस एनडीए में जा सकते हैं। ये अटकलें तब और तेज हो गई जब बीते 10 दिसंबर को नीतीश और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई। बीते दिनों एक इंटरव्यू में अमित शाह ने नीतीश के एनडीए में वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर ये कह दिया कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। बस इसके बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। बिहार में सियासत कब कौन सी करवट ले कोई नहीं जानता। नीतीश पहले भी पलटी मार चुके हैं। बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आए और फिर आरजेडी के साथ चले गए। बिहार में 13 और 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी, लेकिन अचानक रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को बिहार जा रहे हैं। उससे पहले नीतीश और राज्यपाल के बीच हुई मुलाकात से इस ठिठुरती ठंड में सियासी पारा हाई हो गया है। और बड़ी खबर, कल जयपुर पहुंच रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। आमेर के किले और जंतर मंतर और हवा महल का वो दौरा करने वाले हैं। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। मैक्रो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं।